हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आईआईटी जेई के लिए और जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए ही ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले इस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है आप लोगों को, सेट के बारे में। तो सेट हो गया या फिर सबसेट हो गया, ठीक है, फिर प्रॉपर सबसेट, जो भी होती है सारी की सारी चीजें, ठीक है, सेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक में आनी चाहिए। इसके लिए आप जिज्ञान की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के सेट थ्योरी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए कि रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहली चीज जो पढ़नी होती है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ना होता है? ऑर्डर्ड पेयर। नाम ही खुद इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि ऑर्डर में आनी चाहिए पेयर। बात समझ में आ गया। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता है इसका? ऑर्डर्ड पेयर को कहा जाता है कि टू रियल नंबर in a definite order within a bracket। ध्यान से सुनिए क्या लिख रहा हूं मैं, टू रियल नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर विद इन अ ब्रैकेट। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूं मैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है सभी को? क्या पढ़ा था आपने? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, क्या था वो? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपने पढ़ा था इसमें कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट को x, y से डिनोट किया जाता है। आपने क्या कभी सोचा कि y, x से क्यों नहीं डिनोट किया जाता? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या कहता है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट। जैसे आप एग्जाम्पल लिखते हैं 3,2, तो कोई भी आप एग्जाम्पल पॉइंट लेते हैं 3,2, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट 3 माना जाएगा और फिर y कोऑर्डिनेट क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। तो उसी तरीके से रिलेशन फंक्शन में मैंने कह दिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b, ठीक है। a किसी सेट से आ रहा है, b किसी अदर सेट से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे आप, तो फर्स्ट एलिमेंट किसी सबसेट किसी सेट a से आएगा, तो सेकेंड एलिमेंट किसी सेट b से आएगा। जैसे मैंने क्या कह दिया कि a एलिमेंट हमारा सेट a से आ रहा है और b एलिमेंट सेट b से आ रहा है। तो अब से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो पहला एलिमेंट सेट a से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट b से आना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जैसे मैंने कह दिया 1,2, 3,4, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 1 है हमारा सेट a से आया है, 2 है हमारा सेट b से आया है, 3 हमारा सेट a से आया है और 4 हमारा सेट b से आया है। बात समझ में आ गया? अच्छा, इन जनरली कुछ बातें होती हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। इन जनरली a, b और b, a सेम नहीं होते हैं। a, b और b, a सेम नहीं होता। जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं 1,2 और 3,4 ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि क्या ये हमेशा इक्वल हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। उसे नाम देते हैं हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या हो गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर a1, b1 और a2, b2 दोनों को सेम होना है। दो ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, a1, b1 एंड a2, b2 अगर सेम होना है तो तभी पॉसिबल है जब a1 का वैल्यू a2 हो जाए एंड b1 का वैल्यू b2 हो जाए। क्या मतलब हुआ कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंट्री दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंट्री सेम होना चाहिए, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एंट्री और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एंट्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी जाकर के दो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहेंगे? सेम होंगे। बात समझ में आ गया क्या? अब जैसे देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपके सामने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3a minus 2, b plus 3 इक्वल्स टू 2a minus 1, 3। अब देखिए ध्यान से, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है? इक्वल है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? अभी सिखाया मैंने कि दो ऑर्डर्ड पेयर a1, b1 एंड a2, b2 सेम तभी हो सकता है जब a1 का वैल्यू a2 हो जाए एंड b1 का वैल्यू b2 हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या क्या होना चाहिए? 3a minus 2 का वैल्यू 2a minus 1 एंड b plus 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहां से देखिए क्या मिला, 2a को इस तरफ लाया तो a का वैल्यू
1 मिल गया और बी का वैल्यू 0 हो गया। मतलब ए का वैल्यू 1 रख दें और बी का वैल्यू 0 रख दें तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या यहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर में किसी को समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए जी। अब क्या है, हमें नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन फंक्शन की अगर बैकबोन कहा जाए तो वो चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसे और भी कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तब सवाल ये है कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है? तो जनरली देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है दो सेट को लेकर के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाना मेनली। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? दो सेट्स को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करना। अच्छा ये भी कह दूं, मैं कह रहा हूं पहले, केवल दो सेट की बात नहीं होती है, 3 सेट से भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है कि लेट पॉसिबली, ठीक है, इफ ए एंड बी are two sets, then set of all possible ordered pair, then देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, then set of all possible ordered pair a comma b where a belongs to set A and b belongs to set B is called Cartesian product of set A and B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अच्छा डिनोट भी किया जाता है, इसको कैसे किया जाता है डिनोट? डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी। चलिए अब एग्जांपल दिखाता हूं क्या मतलब हुआ इस चीज का। मैंने कहा कि एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है a कॉमा बी। सेट बी क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने? a कॉमा बी। अब देखिए ध्यान से, मैंने कह दिया कि सेट a है 1 2 3 और सेट b है, ठीक है, a कॉमा बी। तो अब आपके सामने मैं पूछूंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या हो गया? सभी ऑर्डर्ड पेयर निकालिए a सेट और b सेट से बनने वाले। इसमें लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो पहले लिखा जाएगा उसी का फर्स्ट एंट्री होगा और जो क्रॉस के बाद आएगा उसका सेकंड एंट्री होगा। जैसे अब ए क्रॉस बी कहा गया तो फर्स्ट एंट्री या तो 1 2 3 होना चाहिए और सेकंड एंट्री क्या होना चाहिए? ए एंड बी। तो निकालिए भाई सब सभी। तो फर्स्ट एंट्री ए माना तो उसके साथ सेकंड एंट्री ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब फर्स्ट एंट्री 2 माना तो उसके साथ ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब फर्स्ट एंट्री 3 माना तो उसके साथ ए भी हो सकता है और उसके साथ बी भी हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने इनके सेट को ही क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। इनके सेट को क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहां से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? बी क्रॉस ए। तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सबसे पहला एलिमेंट किस सेट से आना चाहिए? सेट बी से आना चाहिए। और सेकेंड एंट्री किससे आना चाहिए? सेट ए से आना चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री ए आएगा, उसके साथ क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। फिर बी के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्लियर है सभी को? हाँ या ना बताइए। तो यहां से एक चीज समझिए, इन जनरल वे में, इन जनरली ध्यान से देखिए, इन जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। क्या लिखा है मैंने? इन जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते। आप देख लीजिए, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, सेम है क्या? 1 ए है, यहां पर ए 1 है, 1 बी है, यहां पर ए 2 है, ठीक रहा है क्या? 2 ए है, यहां पर ए 2 है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम तो है नहीं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम जनरली नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई क्या सभी को? हाँ या ना? अब चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात करता हूं मैं आपसे, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी। ए में कितने एलिमेंट्स मान लूं मैं? पी है। अच्छा मान लेता हूं कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? क्यू। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? चलिए यहां पर देखिए, अब इसमें सेट ए में यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3।
यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 1 2 3 4 5 6। तो कैसे आया? 3 इंटू 6 2 6। यहाँ भी देखिए 6 है, तो मैं क्या डायरेक्टली कह सकता हूँ कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? P इंटू Q। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है कि सेट A दे रखा है 2 4, ठीक है, और सेट B दे रखा है आपके सामने 3 4 5। तो आपसे कह क्या रहा है कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस A यूनियन B निकालिए। मतलब A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई सबसे पहले लिख लिया जाए, A है हमारा 2 4 और B है हमारा 3 4 5। तो A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा भाई? जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ओनली एलिमेंट 4। और A यूनियन B क्या दिख रहा है आपको? A यूनियन B क्या दिख रहा है भाई? जो एलिमेंट सबको मिलाकर लिख दिया जाए तो 2 3 4 5 दिख गया। अब क्या निकालना है हमें? A इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A यूनियन B। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहला एलिमेंट होगा इस सेट से आना चाहिए और सेकेंड एंट्री इस सेट से आना चाहिए। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है 4, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 4। तो क्या मिलेगा भाई? 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 4 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 4 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4 2 4 3 4 4 4 5। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या है? रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब देखिए ध्यान से, जो आपकी बात की जा रही है रिलेशन, टॉपिक का नाम ही था रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो अब रिलेशन की बात करी जा रही है, तो जितने भी देखिए ध्यान से, हमने क्या है कि एक एग्जांपल लिया था मैंने 1 2 3 AB। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं ये सभी कोई ना कोई एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई साहब रिलेशन क्या होता है कि एवरी, ध्यान से सुनिए, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। अ सबसेट ऑफ, ध्यान से सुनिए, रिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखा हूं मैं? अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and set B defined a relation from set A to set B। क्या कह रहा हूं मैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या डिफाइन करता है? कि रिलेशन डिफाइन करता है सेट A से सेट B में। डिनोट कैसे करते हैं? रिलेशन को इन जनरली R से डिनोट किया जाता है। तो क्या लिखते हैं? A का रिलेशन है B से, क्या लिखते हैं? A रिलेटेड टू B। या और कैसे लिखा जाता है? रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इन दो तरीके से आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना कैसे होता है भाई? और भी तरीके होते हैं। जैसे आपने सेट में क्या लिखा था? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बोल लीजिए उसी को, या फिर बोलते थे, ठीक है, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, और दूसरा होता था सेट बिल्डर मेथड। तो यहां पर भी दोनों ही वैलिड हैं। तीसरा एक और आ जाता है, उसे कहा जाता है एरो डायग्राम। क्या कहा जाता है उसे? एरो डायग्राम कहा जाता है। बात समझ में आ रही क्या? जैसे मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूं, ठीक है। मैंने कहा एक सेट A है 1 2 3, ठीक है, 4। अच्छा, एक सेट B लिखता हूं मैं 1 4 9 16 25, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक एरो डायग्राम सेट A का बनाया, एक एरो डायग्राम सेट B का बनाया। 1 2 3 4 1 4 9 16 25। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि A से B के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? A से B के बीच में एक रिलेशन डिफाइन। अब देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं। 1 को 1 से कनेक्ट कर रहा हूं, 2 को 4 से, 3 को 9 से, 4 को 16 से। अच्छा, इसे देख करके आसानी से कह सकते हैं आप कि रिलेशन क्या चल रहा है। अगर मैं कहूं कि सेट A के एलिमेंट को A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं
और सेट बी के एलिमेंट को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि आप क्या कह सकते हैं इसे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। क्या कह सकते हैं आप इसे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। दिख रहा है क्या? तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि एलिमेंट ए रिलेटेड टू एलिमेंट बी इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। बात समझ में आ रही क्या? इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो रिलेशन समझ में आया? क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, वो एक सबसेट होता है रिलेशन। जैसे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने बैठिएगा तो क्या मिलेगा, 1 1 1 4 1 9 1 16 1 25। सिमिलरली 2 1 2 4 2 9 2 16 2 25। तो उनके बीच में 1 1 2 4 3 9 4 16 तो आएगा ही आएगा। तो उन सभी एलिमेंट्स में से ये चार एलिमेंट, चार ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे ही आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे अपने को, यहाँ 4 यहाँ 5, तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 20। तो उन 20 में ये 4 हैं, तो क्या है भाई साहब उसका, ये सबसेट है। तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। क्लियर है क्या सभी को, हाँ या ना? एग्जांपल समझ में आया? चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। आखिर डोमेन क्या होता है? तो जो डोमेन होता है, ध्यान से समझिए। अब क्या इस रिलेशन को लिखना चाहूं मैं, तो रिलेशन को कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। रिलेशन को क्या लिखा मैंने, 1 1 2 4 3 9 4 16, ये हमारा रिलेशन हो गया। यही डॉट पेयर बन रहे थे हमारे। तो जो डोमेन होता है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके फर्स्ट एंट्री को हम डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। डोमेन क्या कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन रिलेशन। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन रिलेशन। अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं तो क्या कहूंगा मैं, क्या क्या मिला है, 1 2 3 4। क्या कहूंगा मैं, 1 2 3 4। अब चलिए बात करते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है भाई साहब, अच्छा रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज। ध्यान से सुनिए, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज इन रिलेशन। ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, रेंज के लिए सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज इन रिलेशन। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि रेंज क्या हो गया, तो बताइए सेकेंड एंट्रीज क्या है, 1 4 9 16। क्या क्या है, 1 4 9 16। क्या क्या है, ध्यान से सुनिए, 1 4 9 16। बात समझ में आ रही क्या, 1 4 9 16। तो अब क्या हो गया, ये रेंज हो गया। क्लियर है? रेंज को एक और चीज बोलते हैं, सेट ऑफ इमेजेज। मतलब क्या, इससे जो कनेक्ट होके आया है भाई साहब उसे क्या कहेंगे हम, इमेज कहेंगे। तो इनको हम इमेज कहते हैं और इनको एक और नाम देते हैं प्री इमेजेस। तो डोमेन का एक और डेफिनेशन हो गया सेट ऑफ प्री इमेजेज, और रेंज का एक और डेफिनेशन हो गया सेट ऑफ इमेजेस। तो आप दोनों को ही ध्यान रखें, बात समझ में आ रही है। सेट ऑफ इमेजेस प्री इमेजेस डोमेन हो गया, सेट ऑफ इमेजेस रेंज हो गया। बात समझ में आ रही क्या, हाँ या ना? क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या दे रखा है गिवन आपके सामने, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 और सेट बी दे रखा है 2 4 5। कह रहा है कि रिलेशन डिफाइन किया गया है ए से बी की तरफ। क्या किया गया है, ए से बी की तरफ रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि ए एलिमेंट और बी एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। अच्छा रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि ए एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और बी एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब देखिए ध्यान से, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, सेट बी दे रखा है 2 4 5। हमें ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जहां ए एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और बी से, बात समझ में आ गई क्या, सेट बी एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए और दोनों का ठीक है रिलेशन निकालना, एचसीएफ 1 आना चाहिए। देखिए भाई साहब अब रिलेशन निकाला जाए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब देखिए एचसीएफ 1 कैसे कैसे आएगा, 1 का 2 के साथ एचसीएफ 1 होगा क्या, हाँ होगा। 1 का 4 के साथ, हाँ होगा। 1 का 5 के साथ, हाँ होगा। 2 का 2 के साथ एचसीएफ 1 होगा क्या, नहीं। 2 का 4 के साथ एचसीएफ 1 होगा, नहीं।
2 का 5 के साथ HCF1 होगा, अब 3 का 2 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ होगा, 3 का 5 के साथ होगा, 4 का 2 के साथ नहीं होगा, 4 का 4 के साथ नहीं होगा, 4 का 5 के साथ होगा, 5 का 2 के साथ होगा, 5 का 4 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ कोई HCF1 नहीं आएगा। तो देखिए हमारा रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का हमें डोमेन पता लगाना है। क्या पता लगाना है? डोमेन। तो अभी मैंने क्या बोला आप सबको कि डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज। क्या होता है डोमेन? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज। तो चलिए भाई सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज देख लिया जाए। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। फर्स्ट एंट्रीज यहां तक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो डोमेन कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अच्छा, रेंज कितना हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज। तो सेकेंड एंट्रीज में देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 5 है। तो 2 है, 4 है, 5 है। और है क्या कोई? और कोई नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? और नाम क्या देंगे? सेट ऑफ प्री इमेजेज। और क्या नाम देते हैं इसे? सेट ऑफ प्री इमेजेज। और इसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इमेजेज। क्या क्लियर है आप सभी को? हाँ या ना? रिलेशन कैसे बनाया हमने? HCF1 होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट किससे आना चाहिए? सेट बी से। क्यों? क्योंकि ए एंड बी के बीच में रिलेशन चल रहा है। तो ए रिलेटेड टू बी, इसलिए ए से फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए और बी से सेकंड एलिमेंट आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहा जा रहा है कि गिवन वी हैव गिवन 2 सेट्स। कौन कौन से सेट हैं? एक सेट ए है आपके सामने 3 5 7 9। सेट बी है आपके सामने 4 6 8 10। अब कह रहा है कि सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। अच्छा, ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, रिलेशन क्या दिया जा रहा है आपके सामने? देखिए यहां पर ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, बी एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होगा। तो कह रहा है कि फाइंड करें डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो चलिए रिलेशन लिखा जाए। अब रिलेशन लिखा जाएगा तो ये ध्यान देना है कि ए का वैल्यू बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट आना चाहिए सेट ए का। देखा जाए 3a क्या बी के किसी एलिमेंट से बड़ा है? नहीं बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? 3 हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। अब आया 5। क्या 5 किसी से बड़ा है? तो हाँ, किससे बड़ा है? बस 4 से। अब आएगा 7। 7 किससे किससे बड़ा है? 4 से 6 से। तो 7 का रिलेशन 4 से आएगा, 7 का कनेक्शन 6 से आएगा। अब आया 9। 9 किससे किससे कनेक्ट हो सकता है? देखिए 9 किससे किससे बड़ा है? तो 4 6 8। तो 9 4 से भी कनेक्टेड होगा, 9 6 से भी कनेक्टेड होगा, 9 8 से भी कनेक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन? कब? जब a ग्रेटर देन b होना चाहिए। अब पूछा गया है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होना चाहिए और इस रिलेशन का रेंज क्या होना चाहिए। तो चलिए आप बताइए, डोमेन का डेफिनेशन क्या कहा था मैंने? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन रिलेशन। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज कौन कौन सा होगा? 5 7 9। क्या क्या बचा? बस 5 7 9। रेंज क्या बताया था मैंने? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज। तो कौन कौन सा है? 4 4 6 8। तो रेंज में क्या आ गया? 4 6 8। क्लियर है क्या सभी को? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमारे सामने दिया गया है एक डेफिनेशन, एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कोई रिलेशन ही ना बने। अगर मैं आपसे दे दूं कि 2 सेट है हमारे सामने ए और बी, और एक दूसरे सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट ही ना हो, तो कोई रिलेशन बनेगा? रिलेशन में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो इसे ही कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या डेफिनेशन देंगे? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ में आ गई? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू या रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, कनेक्टेड बोल लीजिए या फिर रिलेटेड बोल लीजिए, रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिया था, देखिए ध्यान से, क्या दिया था मैंने? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। दिख रहा है सामने? अच्छा, वही रिलेशन आपको सामने दिखाता हूं। देखिए एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 4।
एक सेट बी ले लिया 2 5 7 8 और मैंने कहा कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो एरो डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इनके बीच में रिलेशन आर लिख दिया मैंने। अब यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है 2 5 7 8। अब देखो रिलेशन क्या लिखना है हमें, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो 1 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है इसमें। 2 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है इसमें। 3 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है इसमें। 4 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है इसमें। तो जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा भाई साहब, एम्प्टी होगा। क्या होगा ये, एम्प्टी होगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एम्प्टी रिलेशन। क्या नाम दिया गया, एम्प्टी रिलेशन। मतलब इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा सेट ए का सेट बी के साथ। अब चलिए, अब आपके सामने दिख रहा है एक और यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, जैसे एम्प्टी में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए। ध्यान से सुनिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए must be connected to every element of set B। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उससे बाहर कोई रिलेशन बच ही नहीं सकता, उससे बाहर कोई ऑर्डर्ड पेयर रह ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है। जैसे मैंने कहा ए है हमारे सामने 1 2 3 और बी है हमारे सामने ए कॉमा बी। अब आपने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए के हर एक एलिमेंट बी से कनेक्ट होता है, हाँ या ना। कैसे, तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। अब बताइए मेरे को, इस रिलेशन से बाहर कोई और ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लिया इसने। तो जब सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और जरा दिमाग पर जोर डालिए, ए क्रॉस बी ही जो होता है उससे बाहर कोई नहीं आता, तो ए क्रॉस बी ही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, ए क्रॉस बी। क्या क्लियर है सभी को, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब बात किया जा रहा है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। देखिए इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब क्या, रिलेशन का इनवर्स। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। तो इनवर्स कहने का मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स का मतलब 1/f(x) नहीं। यहां इनवर्स कहने का मतलब है अगर ए रिलेटेड है बी से, तो इनवर्स कहने का मतलब हो गया बी रिलेटेड होगा अब ए से, उल्टा। बात समझ में आ गई। तो लिखिए डेफिनेशन, इफ अ रिलेशन is defined from A to B, then inverse of the relation would be defined from B to A। ठीक है, अगर A से B में रिलेशन डिफाइन है तो उसका इनवर्स किस में डिफाइन होगा, B से A में। अच्छा, इसी चीज को ध्यान से सुनिए कैसे डिनोट किया जाता है। चलो, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय आर इनवर्स। बात समझ में आ गई। चलिए जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी क्या बोला मैंने, अगर आर को ए से बी डिफाइन किया जा रहा है, रिलेशन को किससे डिफाइन किया जा रहा है, ए से बी, तो आर इनवर्स को किससे डिफाइन किया जाएगा, बी से ए में। बात समझ में आ गई। जैसे लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैंने, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें था ए रिलेटेड टू बी, क्या था भाई साहब, ए ग्रेटर देन बी। तो चलिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ए है 3 5 7 9 4 6 8 10। हमारा ए है 3 5 7 9 और सेट बी है 4 6 8 10। ठीक है, अच्छा 4 6 8 10 इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी। तो रिलेशन क्या लिखा हमने,
क्या आया था भाई साहब, 3 से 4 तो बड़ा है नहीं, तो 5 4 आया था, 7 4 आया था, 7 6 आया था, फिर 9 4 आया था, 9 6 आया था, 9 8 आया था, यही आया था। तो अब देखिए अगर R ये है तो R इनवर्स क्या मिलेगा, इसका उल्टा B2A, तो क्या हो जाएगा 4 5 4 7 6 7 4 9 6 9 8 9। क्या सभी को R इनवर्स समझ में आया, हाँ या ना। अब देखिए अब जैसे बात करेंगे इस रिलेशन का डोमेन की बात कर लें, ठीक है, ध्यान से देखिए इस रिलेशन का डोमेन, तो डोमेन क्या निकाला था हमने 5 7 5 7 9 5 7 9। अच्छा इसी रिलेशन का रेंज निकाला था हमने कितना, देखिए 4 6 8 4 6 8। चलिए भाई देख लीजिए, पिछली बार भी क्या आया था डोमेन 5 7 9, रेंज आया था 4 6 8, निकाल लिया। अच्छा अब R इनवर्स का जरा ध्यान से सुनिएगा, अब R इनवर्स का जरा डोमेन और रेंज देखते हैं, इसका जरा डोमेन और रेंज देख लिया जाए, ठीक है। डोमेन देखिए कितना आया 4 6 8 4 6 8, और रेंज कितना आ गया 5 7 9, रेंज कितना आ गया 5 7 9, दिख रहा है क्या सभी को 4 6 8 5 7 9। अब देखो ध्यान से, जो हमारा R का डोमेन था R इनवर्स में कितना आ रहा है रेंज, जो हमारा R का रेंज था वो R इनवर्स में क्या आ रहा है डोमेन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कि डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स। क्लियर है क्या। और दूसरी पॉइंट और क्या कह सकते हैं हम, कि रेंज ऑफ R इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। क्लियर है क्या सभी को, कि डोमेन ऑफ हमारा रिलेशन रेंज ऑफ रिलेशन होगा, इनवर्स होगा, और डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू रेंज ऑफ रिलेशन इनवर्स होगा, और रेंज ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स होगा। क्लियर है क्या तुझको। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसमें डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर्स में डिफाइन हो रहा है, सच दैट A, B A इक्वल्स टू 3B। ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक रिलेशन दिया है A रिलेटेड टू B, क्या होना चाहिए A इक्वल्स टू 3B, और कह रहा है कि A और B किस में आने चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किस पे डिफाइन होने चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मान लिया हमने कि A और B जो होगा वो 1 2 3 4 इस पर डिफाइन होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि R इनवर्स इज गिवन बाय, R इनवर्स क्या दिया जाएगा। जैसे ऑप्शन ये है कि 3 1 6 2 9 3, ऑप्शन बी है 1 3 2 6 3 9, फिर कह रहा है ऑप्शन सी कि R इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा, फिर डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा। तो चलिए भाई बात कर लिया जाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन है A इक्वल्स टू 3B, तो चलिए भाई रिलेशन लिखा जाए R। सबसे पहले तो R इनवर्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें R लिखना पड़ेगा, फिर उसी का उल्टा कर देंगे तो R इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए B का वैल्यू 1 डालेंगे तो A का वैल्यू क्या मिलेगा 3, तो 3 1। B का वैल्यू 2 डालेंगे तो A क्या मिलेगा 6, B का वैल्यू 3 डालेंगे तो A क्या मिलेगा 9, B का वैल्यू 4 डालेंगे तो A क्या मिलेगा 12। ऐसी करके R होना चाहिए, तो इसका R इनवर्स क्या मिलना चाहिए 3 1 का 1 3, 6 2 का 2 6, 9 3 का 3 9, 12 4 का 4 12, ये मिलना चाहिए। तो देखिए भाई साहब कोई है इसमें R इनवर्स ऐसा 1 3 2 6 3 9, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बॉम्बे सही होना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपके सामने कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई साहब, ये भी रिलेशन किस पर डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर्स पर, लेकिन कहां तक है भाई साहब नंबर हमारा 10 तक हमें नंबर दिया गया है। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि सच दैट A, B, रिलेशन में क्या कह रहा है कि A, B A प्लस 2B का वैल्यू क्या होना चाहिए 10। हमारे सामने रिलेशन दिया गया कि A प्लस 2B का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, जहां A और B दोनों ही किस में बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो पूछा है कि देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R इनवर्स।
तो आर इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, आर निकालना पड़ेगा। तो आर में चलिए बात किया जाए, ध्यान से सुनिए। अब ए और बी दोनों ही एन में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कहां तक में, 10 तक में। तो चलिए ध्यान से देखिए 10 कैसे कैसे मिल सकता है। अगर ए का वैल्यू मैं 1 रखता हूं, ध्यान से सुनिए, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2b का वैल्यू, तो 2b का वैल्यू 9 होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो पॉसिबल है क्या 2b का वैल्यू 9, नहीं हो सकता। तो ए का वैल्यू मैं 2 रखता हूं, ए का वैल्यू क्या रखता हूं मैं 2 रखेंगे तो 2b का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। a का वैल्यू 3 रखने पर होगा क्या 2b का वैल्यू 7, मतलब ऑड रखने पर नहीं आ रहा है, किस पर रखने पर आ रहा है, इवन रखने पर आ रहा है। तो चलिए भाई अब a का वैल्यू 4 रखा, तो 4 रखा तो 4 घट गया उधर, तो 2b का वैल्यू हो गया 6, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3। अच्छा अब a का वैल्यू और क्या रखा था 4, 4 के बाद 6 रखेंगे तो 2b का वैल्यू 4, तो b का वैल्यू 2। अच्छा a का वैल्यू 8 रखा जाए, अगर 8 रखा जाएगा तो 2b का वैल्यू 2, तो 2b का वैल्यू 2 मतलब b का वैल्यू 1। अच्छा a का वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो 2b का वैल्यू 0, 0 तो नहीं है नेचुरल नंबर, इसका मतलब हमारे रिलेशन में इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, 2 4 4 3 6 2 8 1। फिर से देख लीजिए a का वैल्यू 1 हो नहीं सकता, 2 रखा जा चुका है, 3 हो नहीं सकता, 4 रखा जा चुका है, 5 हो नहीं सकता, 6 रखा जा चुका है, 7 हो नहीं सकता, 8 रखा जा चुका है, 9 रखा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि 2b का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 10 तो वैसे नहीं रखा जा सकता। तो अब हमारा क्या पूछा है कि डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा 4 2 3 4 2 6 1 8। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज 4 3 2 1, रेंज क्या कहेंगे हम सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज, तो 2 4 6 8। तो ये हमारा डोमेन और रेंज होगा। चलिए भाई अब आपके सामने है एक आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है आपके सामने आइडेंटिटी रिलेशन। भाई ध्यान से सुनिए, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है, ठीक है, कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं उनके किसी भी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कनेक्शन केवल हर एक एलिमेंट का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही क्या, मतलब क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जैसा बनना चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 के 5 के साथ, 5 का 6 के साथ आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या डेफिनेशन कहता है आइडेंटिटी रिलेशन का, ध्यान से सुनिए कि रिलेशन आर ऑन सेट ए, ध्यान से सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, अ रिलेशन आर on set A is said to be identity relation if every element of A related to itself, every element of A related to itself and only to itself। क्या कहा मैंने कि ए का हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए और ओनली खुद से, और किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने 1 2 3 4, या इसको और भी कहा जा सकता है रिलेशन में केवल ए कॉमा ए मिलना चाहिए बस, मतलब खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और हर एक एलिमेंट का ए कॉमा ए मिलना चाहिए तभी वो होगा। बात समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, मतलब क्या केवल खुद से कनेक्शन होना चाहिए और किसी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या कहा कि रिलेशन अगर ये आइडेंटिटी होना है तो क्या मिलना चाहिए, सबका खुद से कनेक्शन होना चाहिए और किसी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके सामने,
कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन सेट ए 1 2 3। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो हर एक एलिमेंट ओनली इटसेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब खुद से कनेक्शन होना चाहिए और किसी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अब क्या है इसमें देखिए, ये R1 बोल देते हैं, R2 बोल देते हैं, R3 रिलेशन बोल देते हैं। अब जब R1 को देखिएगा तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 तो नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सेकंड पे आया तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 से कनेक्ट हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। मैंने क्या लिखा, केवल A कॉमा A एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, सभी एलिमेंट्स सेट A के, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड R3 है क्या रिलेशन, हाँ देखिए क्यों, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है और ओनली खुद से कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला क्या है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। इस पर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए